बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू कहेगी तो तेरे पाँव भी छू लूंगी, लेकिन इस बार मुझे महाकुंभ में स्नान करवा दे। मैं 70 साल की हो गई हूँ। कैसे भी करके मुझे इस बार महाकुंभ में स्नान करवा दे, क्योंकि ऐसा मौका मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये तो तू भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। सासू माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास कोई खजाना छुपा हुआ रखा है जो मैं निकालूंगी और आपको महाकुंभ स्नान के लिए भेज दूंगी। बड़ी आई महाकुंभ में स्नान करने वाली। सासू माँ, लगता है पिछली बार आपके बेटे ने जो प्रसाद दिया था वो भूल गई हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा नहीं कहूँगी। आपके महाकुंभ में स्नान के लिए मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चुपचाप घर में पड़ी रहो, वही अच्छा है तुम्हारे लिए। अपनी बहू की बातें सुनकर अनामिका जी पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। ये महाकुंभ स्नान उनके लिए अंतिम स्नान होगा। और फिर महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी बहू के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अनामिका जी के पास परिवार के नाम पर सिर्फ बेटा आलोक और बहू कनिका थी। उनके पति मनोहर जी रिटायर होने के बाद कहाँ चले गए किसी को कुछ भी नहीं पता। वो इस दुनिया में भी हैं भी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। जब मनोहर जी साथ थे तब बेटा और बहू अनामिका से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जैसे ही मनोहर जी गायब हुए, अनामिका जी के साथ उनके बेटे और बहू का व्यवहार भी बदल गया। वो दोनों बात बात पर अनामिका जी को परेशान करने लगे। अनामिका जी कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप उनकी बातें सुन लेती थी। एक दिन की बात है, अनामिका जी दोनों के साथ खाना खा रही थी। तभी कनिका ने कैस्ट्रॉल में देखा तो उसमें रोटी खत्म हो गई थी। अनामिका जी को खाना खाने में समय लगता था, क्योंकि वो धीरे धीरे चबा चबा कर रोटी खाती थी। उन्होंने अभी सिर्फ आधी रोटी खाई थी। उसमें से 1.5 रोटी कनिका ने निकाल ली तो अनामिका जी ने कहा, बहू, मुझे खांसी बहुत आ रही है, इसीलिए मैं चावल नहीं खा सकती। तुम चावल खा लो और मुझे ये रोटी दे दो। अनामिका जी आगे कुछ और बोलने वाली थी, तभी आलोक ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बोला, मम्मी, 2 दिनों से कनिका को भी बहुत जुकाम खांसी हो रखा है, तो आप उसको रोटी खा लेने दीजिए और आप चावल खा लीजिए। वैसे भी मुझे लगता है रोटी खाने में आपको दिक्कत होती है। घंटों बैठकर खाती रहती हैं, इतनी देर तक कोई खाना खाता है क्या? आलोक की बातें सुनकर अनामिका जी को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी मम्मी की जरा भी परवाह नहीं थी। कनिका को जुकाम खांसी हुआ है, उसकी उसे चिंता है, लेकिन उसकी माँ को 1 हफ्ते से जुकाम खांसी बुखार सब था। एक बार पूछा तक नहीं कि माँ कैसी हो। क्या शादी हो जाने के बाद बेटे के लिए माँ की कोई वैल्यू नहीं होती? अनामिका को मनोहर जी बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि मनोहर जी अनामिका का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने कभी अपनी माँ का अपमान नहीं किया था। जितना सम्मान वो मुझे देते थे, उससे कहीं ज़्यादा वो अपनी माँ को सम्मान देते थे। इस बात के लिए अनामिका की सासू माँ को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व था। पता नहीं आलोक के अंदर ये सब कहाँ से आ गया। तभी आलोक फिर से बोला, माँ, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप दाल चावल खा लो और जाओ यहाँ से। फालतू में हमारा दिमाग मत खराब करो। अनामिका जी ने चुपचाप दाल पी ली और वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर चावल खा लेती तो फिर खांस खांस कर परेशान हो जाती। इसीलिए उन्होंने चावल नहीं खाया। अनामिका जी की एक सहेली थी राधिका, वो बहुत अच्छी थी। कभी कभी अनामिका जी और राधिका पार्क में मिल लिया करती थी, और राधिका जी पार्क में अनामिका जी के लिए कुछ न कुछ खाने वाला जरूर लाती थी। राधिका जी भी अपने घर में अकेले रहती थी। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहता था। घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चे विदेश में नौकरी करते थे, इसीलिए वो पैसा भेजते रहते थे। अनामिका को कोई भी परेशानी होती थी तो वो अपने बेटे बहू से ना कहकर राधिका को सब कुछ बता दिया करती थी, और राधिका हमेशा उनकी मदद करने के लिए
तैयार रहती थी। जब अनामिका की तबीयत खराब होती तो उनकी दवाई का इंतजाम राधिका ही करती थी। राधिका ने जो सिरप उन्हें दी थी, अनामिका जी उसे पी रही थी। 2 दिनों के बाद अनामिका जी को कुछ आराम मिला तो वो पार्क में गईं। राधिका जी शाम को डेली पार्क में टहलने आया करती थी। राधिका जी के साथ उनकी एक मेड भी आती थी। थोड़ी देर तक दोनों सहेलियां इधर उधर की बातें करती रहती। राधिका जी से बात करके अनामिका जी खुश हो जाया करती थी। एक वही तो थी जिसके साथ अनामिका जी खुलकर बातें कर लिया करती थी। राधिका जी ने अनामिका जी को बताया, राधिका, मैं इस बार के महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। आखिर इतने सालों के बाद आया है और फिर अगली बार जब आएगा तो पता नहीं हम लोग रहेंगे भी या नहीं। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो, चलोगी क्या हमारे साथ? महाकुंभ में स्नान की बात सुनकर अनामिका जी के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने कहा, राधिका, वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, हम लोग कैसे जाएंगे? अरे अनामिका, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे बेटे बहू के जानने में बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, जो हमें आराम से महाकुंभ में स्नान करवा देंगे। अनामिका जी ने कहा, राधिका, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हारे बेटे तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देते। रोज तुमसे फ़ोन पर बातें करते हैं। और एक मेरा बेटा है जो कई कई दिन गुजर जाते हैं, मुझसे बात तक नहीं करता, और जब भी बात करता है तो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। अनामिका, तुम सही कह रही हो, मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों विदेश में रहकर भी मेरा इतनी अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। उन दोनों ने तो मुझे कई बार कहा वहाँ आने के लिए, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी धरती पर ही रहकर इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ। और अनामिका, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। हम दोनों सहेलियाँ एक साथ रहेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। पता नहीं क्यों तुम अपने बेटे और बहू का अपमान सहती रहती हो। अनामिका, हमेशा चुप रहना अच्छी बात नहीं होती है, कभी कभी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है राधिका, आज मैं घर जाकर अपने बेटे बहू से बात करती हूँ महाकुंभ में स्नान के लिए, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अनामिका जी पार्क से घर वापस आ रही थी। जैसे ही वो गेट पर पहुंची तो वहां पर कनिका खड़ी थी और कहने लगी, आ गई महारानी घूमकर। घर में कुछ काम करने के लिए कह दो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और पार्क में घूमने के लिए निकल जाती हैं। तब उनकी तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। तभी अनामिका जी को राधिका जी की बात याद आई कि बोलना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा चुप रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी चुप रहने का फ़ायदा उठा लेते हैं। अनामिका जी बोल पड़ी, बहू, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, आराम से तो तुम बैठी रहती हो। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब तो मैं करती हूँ, तो फिर और क्या ही काम रह जाता है? अगर बता दोगी तो वो भी कर दिया करूँगी, लेकिन इस तरह से ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका जी की बातें सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आ गया था। मम्मी जी, आज आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं। अगर आप चुप रहेंगी तो वही आपके लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर पैर पटकते हुए कनिका अपने रूम में चली गई। लेकिन अनामिका जी को आज थोड़ा सा बोलकर बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। वैसे तो अनामिका जी हमेशा अपने मन की बात मन में ही दबा लिया करती थी। आज पहली बार उन्होंने कनिका के सामने कुछ बोला था जो कनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को जैसे ही आलोक ऑफिस से घर आया तो वो जैसे ही अपने कमरे में गया, कनिका फूट फूट कर रोने लगी। आलोक, आज तुम्हारी मम्मी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। कनिका को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखकर आलोक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो अपना बैग बेड पर पटक कर सीधे अपनी माँ के रूम में गया।
मम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कनिका की बेइज्जती करने की? आप जानती है ना, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसे रोते हुए देखकर मुझे कितना बुरा लगता है, फिर भी वो आपकी वजह से रोई। मम्मी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया आपने। आज हो गया सो हो गया। आइंदा से अगर आपने कनिका की बेइज्जती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा, तुझसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ अपनी बीबी की तकलीफ दिखाई देती है। माँ मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा बेटा होने से तो अच्छा ही था कि मेरा कोई बेटा ही न होता। मम्मी, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? इतना कहते हुए आलोक ने अपनी मम्मी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मम्मी, आगे से कनिका को कुछ बोलने से पहले इस थप्पड़ को अच्छे से याद कर लेना। आपकी सारी अकड़ अपने आप बाहर चली जाएगी। अनामिका जी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका आलोक एक दिन उन पर हाथ उठाएगा। अनामिका जी गुस्से में बोली, आलोक, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ हूँ। बीबी के कहने में आकर तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया। इस बात का तुम्हें एक न एक दिन अफसोस जरूर होगा। बेटा, ये उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। आलोक ने फिर से एक तमाचा अपनी माँ के गाल पर जड़ दिया। अनामिका जी की आंखों से आंसू जर्जर बहने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके सब्र का बांध टूट गया आज। आलोक बेटा, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं दिलाया ना, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं। आज तक तुमने अपनी माँ का सिर्फ प्यार देखा है और अब तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की नफरत दिखाई देगी। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, वो कभी अपने बच्चों से नफरत कर ही नहीं सकती। अनामिका जी ने उस समय गुस्से में बोल तो दिया था, लेकिन फिर उसके बाद शांत हो गई। उनके इस तरह शांत हो जाने से कनिका को बहुत ही बढ़ावा मिल गया था। कनिका अपनी सासू माँ को ताने मारने में अब कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। धीरे धीरे करके 4 दिन गुजर गए थे। अनामिका जी राधिका से मिलने के लिए पार्क में गईं और वहां राधिका के सामने अनामिका जी फूट फूट कर रोने लगी। तो राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए और राधिका जी ने पूछा, क्या हुआ अनामिका, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? देखो अनामिका, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ, फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। राधिका जी ने अनामिका जी को पानी पिलाया और उसे शांत कराया। थोड़ी देर बाद अनामिका जी शांत हो गईं, तो फिर राधिका ने पूछा, अब बताओ क्या हुआ? तुम इस तरह से फूट फूट कर रोई क्यों? तो अनामिका ने कहा, जिस दिन मैं यहाँ से घर गई थी तो कनिका बहू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, इसीलिए मैंने उसकी बात का जवाब दिया। और जब ऑफिस से आलोक घर आया तो उसने आलोक से पता नहीं क्या क्या कहा। वो मेरे कमरे में आकर मुझसे झगड़ा करने लगा और उसी झगड़े में उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। उसने मुझे 2 थप्पड़ खींचकर मारे। राधिका जी ने अनामिका जी को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तो राधिका ने फिर से पूछा, उसके आगे तुमने क्या किया अनामिका? राधिका, उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप मैं वहीं पर खड़ी रही और वो दोनों मेरे कमरे से बाहर चले गए। राधिका को अनामिका पर बहुत तेज गुस्सा आया था और वो अनामिका से दूर जाकर खड़ी हो गई। अनामिका राधिका के पास गई और बोली, राधिका, मुझे माफ़ कर दे। तूने मुझसे जो भी कहा था मैंने वैसा नहीं किया। मैंने अपने बेटे बहू के सामने घुटने टेक दिए। अनामिका, तुम मुझसे दूर ही रहे, तेरे लिए वही अच्छा है। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सहेली इतनी बुज़दिल है। वो अपने बेटे से पिट कर आ जाएगी। अरे, अगर उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे थे तो तुमको उसे 4 थप्पड़ मारना चाहिए था। उसकी अकल अपने आप ठिकाने पर आ जाती। पर नहीं, मैडम जी तो अपने बेटे से पीटकर चुपचाप शांत बैठ गईं। वाह, कितना अच्छा काम किया तुमने। अनामिका राधिका से माफ़ी मांगने लगी। राधिका, मुझे माफ़ कर दे। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब तेरी अनामिका बुज़दिल नहीं बल्कि बहादुर बनकर दिखाएगी। बस करो अनामिका, मेरे सामने ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अरे, तुम बाकी औरतों के लिए क्या
नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हो कि उनको अपने बेटों से पिटकर चुपचाप शांत हो जाना चाहिए। अगर बेटे बहू अपने घर के बुजुर्गों पर अत्याचार कर रहे हों तो उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए। अनामिका, आज से तुम मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मुझे मेरे साथ ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो अपने हक के लिए लड़ भी ना सके। अरे अनामिका, होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे बेटे बहू तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम चुपचाप सब कुछ सुनती रहती हो, उनके अत्याचार सहती रहती हो। तुम्हारा हमेशा से यही रहा है। जब मनोहर भाई साहब थे तब वो तुम्हारे लिए लड़ते थे, तुम तब भी शांत रहती थी, और आज जब वो चले गए तुम तब भी शांत हो। आखिर इस तरह शांत रहने का नाटक कब तक चलेगा? अब तो होश में आ जाओ। आज उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है, कल को तुम्हें मार कर कहीं फेंक देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राधिका की बातें आज अनामिका को बहुत बुरी तरह से तोड़ रही थी, और राधिका चाहती भी थी कि अनामिका आज बुरी तरह से टूट जाए, क्योंकि वो आज जितनी बुरी तरह से टूटेगी, कल को आगे चलकर उतनी मजबूती से खड़ी हो जाएगी। अनामिका फूट फूट कर रोती रही। थोड़ी देर के बाद राधिका ने उसे गले से लगा लिया और शांत कराया। देख अनामिका, आज के बाद अगर तूने अपने सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई तो फिर दोबारा मुझसे कभी मिलने के लिए मत आना। मान लेना जैसे मनोहर भाई साहब तुझे छोड़कर चले गए, वैसे ही मैं भी तुझे छोड़कर चली गई। नहीं राधिका, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुमने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आगे से तुम्हें ये अनामिका कभी देखने को नहीं मिलेगी। आज से तुम्हें वो अनामिका दिखाई देगी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जो अपने सम्मान के लिए सबके सामने खड़ी हो जाएगी और उनका डटकर मुकाबला करेगी। अनामिका का कॉन्फिडेंस देखकर राधिका को अच्छा लगा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आज राधिका अनामिका के लिए गाजर का हलवा बनाकर लाई थी, क्योंकि ठंडियों में अनामिका को गाजर का हलवा बहुत ही पसंद था। जब मनोहर जी थे तो दोनों मिलकर गाजर का हलवा बनाया करते थे। मनोहर जी ने अनामिका को हर खुशी दी थी, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। अचानक उनके साथ पता नहीं क्या हो गया, वो कैसे गायब हो गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अनामिका जी को तो आज भी उम्मीद है कि उनके मनोहर जी एक दिन लौटकर जरूर आएंगे, लेकिन आलोक और बहू कहते हैं कि बुढ़ा कहीं मर गया होगा जाकर। अनामिका और राधिका दोनों ही कभी मनोहर जी को याद कर लिया करते थे। अच्छा अनामिका, ये बताओ कि तुमने अपने बेटे बहू से महाकुंभ में स्नान के बारे में बात की या नहीं? नहीं राधिका, अभी तक मैं कोई बात नहीं कर पाई उनसे। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ आज मैं उन लोगों से इस बारे में बात करके रहूँगी। राधिका जी ने अनामिका को अपनी गाड़ी से उसके घर पर छोड़ दिया। जब अनामिका राधिका की गाड़ी से बाहर निकली तो उनकी बहू कनिका मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। अनामिका ने राधिका से कहा, राधिका चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों की कॉफ़ी बनाकर पिलाती हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद है। राधिका ने पहले तो थोड़ा सा नानुकुर किया, लेकिन फिर जब अनामिका जिद करने लगी तो वो मान गई और दोनों घर के अंदर चली गईं। अनामिका और राधिका दोनों किचन में खड़ी होकर बातें भी कर रही थी और अनामिका दोनों के लिए कॉफ़ी बना रही थी। ये देखकर कनिका को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो तरह तरह के मुंह बना रही थी तो अनामिका ने कहा, बहू अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा तो तुम अपने कमरे में क्यों नहीं चली जाती? ये आड़े टेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? हमारे कॉफ़ी को नज़र क्यों लगा रही हो? अपनी सासू माँ के मुंह से इतना सबको सुनने के बाद कनिका का पारा 7वें आसमान पर चला गया और वो मन ही मन में सोचने लगी कि आज तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इनकी सहेली क्या घर में आ गई, इनके तो पर ही निकल आए हैं, इन्हें काटना बहुत ज़रूरी है। आने दो आलोक को, फिर मैं इनको बताती हूँ कि कौन किसे नज़र लगाता है। कनिका वहाँ से अपने रूम में चली गई। राधिका को ये देखकर अच्छा लगा कि अनामिका ने अपने लिए स्टैंड लिया। दोनों ने आराम से हॉल में सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी और उसके बाद राधिका अपने घर चली गई।
अनामिका जी ने मन ही मन में सोच लिया था कि पहले तो वो कनिका से आराम से बात करेगी। अगर वो नहीं मानी तो फिर उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अनामिका जी ने अपनी बहू कनिका को आवाज़ दी, कनिका बहू जरा हॉल में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कनिका ने अपने रूम से चिल्लाते हुए कहा, माँ जी अगर आपको बात करनी है तो मेरे रूम में चले आइए, मैं वहाँ नहीं आने वाली। अनामिका जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, किसी अच्छी चीज़ के लिए बात करनी है तो मैं ही उसके रूम में चली जाती हूँ। और अनामिका जी कनिका के रूम में चली गईं। कनिका बहू मुझे महाकुंभ में स्नान के लिए जाना था। तुम तो जानती हो मेरी उम्र हो रही है, आगे पता नहीं कभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए मौका मिले या नहीं। इसीलिए बहू इस बार मुझे महाकुंभ में स्नान के लिए भेज दो। माँ जी महाकुंभ में स्नान के लिए जाने में पैसे लगते हैं और वो कहाँ से आएंगे। बहू मैं नहीं जानती, कुछ भी करके मुझे बस इस बार महाकुंभ में स्नान के लिए भेज दो। अनामिका जी ने मन ही मन में सोचा कि चलो अच्छा थोड़ा सा नाटक कर लेती हूँ। बहू अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी छू लूंगी, लेकिन मुझे महाकुंभ में स्नान के लिए भेज दो। ये बात सुनकर कनिका को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है माँ जी, अगर आप मेरे पैर छुएंगी तो मैं फिर इस बारे में सोचूंगी। और इतना सुनते ही अनामिका जी हंसने लगी। बहू अगर तुम मेरे मुंह से ये बात सुनना चाहती थी तो मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूँगी। कनिका बहू अभी तुम्हारे पास 10 दिन हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद मैं राधिका के साथ महाकुंभ में स्नान के लिए जाऊंगी। अगर वहां जाने का इंतजाम तुम कर दोगी तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कनिका ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी जी आप मुझे धमकी दे रही हैं। आने दो आलोक को, फिर मैं बताती हूँ आपको। लगता है पिछली बार का प्रसाद आप भूल गई हैं, दोबारा से आपको प्रसाद की ज़रूरत है। बहू वो प्रसाद तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, इसीलिए मैं अब वो प्रसाद दोबारा कभी नहीं चाहती हूँ। अगर हाँ ज़रूरत पड़ी तो तुम दोनों को वो प्रसाद ज़रूर मिलेगा मेरी तरफ से। अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें वो प्रसाद अभी दे सकती हूँ। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत हो गई आपकी बकवास। अब आप जाइए मेरे रूम से, वही अच्छा होगा आपके लिए। बहू मैंने कोई बकवास नहीं की, जो भी मैंने कहा है बिल्कुल सच कहा है। अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। और हाँ कनिका बहू, अपने पति आलोक को भी बता देना। कनिका को अपनी सासू माँ के ये तेवर देखकर बहुत ही हैरानी हो रही थी, लेकिन अनामिका जी के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं। आज अनामिका जी को बहुत ही सुकून महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने दिल का गुब्बार निकाल दिया हो, जो वर्षों से भरा हुआ पड़ा था। लेकिन कनिका का तो चैन ही उड़ गया था अनामिका जी का ये रूप देखकर। कनिका को तो बस आलोक के आने का इंतजार था। अनामिका जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि उनका पेट तो भरा हुआ था। उन्होंने तो गाजर का हलवा खाया था और फिर उसके बाद कॉफ़ी, इसीलिए अनामिका जी को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। थोड़ी देर बाद आलोक ऑफिस से घर आ गया। कनिका ने आलोक को सारी बातें बता दी। उसे भी सुनकर हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसकी माँ तो हमेशा से शांत थी, फिर आज वो इतना कैसे बोल गई। आलोक को तो कनिका की कही हुई बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर उसकी बातें सुनने के बाद आलोक ने कहा, कनिका जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। जब वो किचन में गई तो उसने देखा कि खाना बना हुआ नहीं था। कनिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जी बाहर आओ अपने कमरे से, आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जैसे ही आलोक ऑफिस से आते हैं तुरंत ही खाना खाते हैं, फिर भी आज आपने खाना नहीं बनाया। कनिका बहू मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रही हो, जरा मेरे रूम में आकर बताना। कनिका दंदनाते हुए अनामिका जी के कमरे में पहुंची और उन पर चिल्लाने लगी। तो अनामिका जी ने कहा, बहू आज मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज से कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या आपने आज से लगा रखा है। अनामिका जी ने कनिका को फिर चिढ़ाते हुए कहा,
बहू, आज से सिर्फ 7 दिन है तुम्हारे पास, याद है ना तुम्हें? अनामिका जी के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मैं खुद ही नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आगे की कहानी सुनते जाएंगे वैसे ही पता चल जाएगा कि आखिर अनामिका जी के दिमाग में क्या चल रहा था। अब अनामिका जी किसी के लिए कुछ भी नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने लिए खाना पीना चाय नाश्ता बनाती थी और आराम से खाती थी। कनिका को अब घर के सारे काम करने पड़ रहे थे, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो कनिका महारानी बनकर घर में रहती थी और अनामिका जी नौकरानी बनकर। पर कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। वही हुआ था कनिका के साथ। आज वो नौकरानी बन गई है और अनामिका जी अपने घर की महारानी। खैर, मेरा तो मानना है अपने घर के काम करने में कोई नौकरानी नहीं बनता, वो तो बस हमारे मानने या ना मानने का होता है। धीरे धीरे करके 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन कनिका ने अनामिका जी के महाकुंभ में स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अनामिका जी ने कनिका और आलोक को अपने रूम में बुलाया और उनसे पूछा, तो फिर कनिका बहू और आलोक, तुम दोनों ने क्या सोचा है? मेरे महाकुंभ में स्नान की व्यवस्था की या नहीं? माँ जी, ये क्या आपने महाकुंभ में स्नान की रट लगा रखी है? अगर आप नहीं जाएंगी महाकुंभ में स्नान करने के लिए तो क्या चला जाएगा? इस बुढ़ापे में भी आपको बिल्कुल भी चैन नहीं है, शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन जाना है महाकुंभ में स्नान करने के लिए। बहू, मेरे शरीर में दम है या नहीं है ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुमसे तो बस जो पूछा है वो बताओ, तुमने इंतजाम किया है या नहीं किया है? तभी आलोक ने कहा, माँ, मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है जो आपके फालतू में घूमने के लिए खर्च करूं। तो फिर ठीक है बेटा, अब जो भी आगे होगा उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम लोग जिम्मेदार होगे, मैं नहीं। अभी तक मैंने तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनी, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया ये करने पर। इसीलिए बेटा, अब यहाँ पर जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों ही होगे, मैं बिल्कुल भी नहीं। आलोक बेटा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग मेरे लिए एक फूटी कौड़ी भी खत्म नहीं करोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही कुछ सोच रखा था। बेटा, शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि ये मकान आज भी मेरे नाम पर है, इसीलिए इस मकान पर पूरा पूरा मेरा अधिकार है। तुम लोगों ने मेरे चुप रहने का नाजायज फ़ायदा उठाया। तुम दोनों ने मेरी ममता को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, मुझे हमेशा दुख तकलीफ दिए। इसीलिए बेटा, अब बस और नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारे सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं और तुम तुरंत मना कर देते हो। तो बेटा, आज से तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। तुम अपना सामान पैक करो और जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो रहने के लिए, क्योंकि बेटा मैंने ऊपर का पोर्शन किराए पर उठा दिया है और कल वो मुझे एडवांस देकर चला जाएगा। इसीलिए मेरे महाकुंभ में स्नान की व्यवस्था तो हो गई। तुम लोगों को मकान खाली करना पड़ेगा। अब तुम लोग अपनी व्यवस्था देख लो, कहाँ और कैसे रहना है। क्या कहा मम्मी जी आपने? हम लोग इस घर से चले जाएं? अरे, इस घर पर हमारा भी तो पूरा पूरा अधिकार है। कनिका बहू, तुम अधिकार की बात ना करो तो वही अच्छा है तुम्हारे लिए। और ये रहे कागज, तुम अच्छे से देख लो। आज भी ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम पर है। और वैसे भी आलोक बेटा, तुम तो अपने ससुराल वालों की तारीफ करते हुए नहीं थकते हो, तो ऐसा करो ना, कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल में रह लो जाकर, और फिर उसके बाद अपने लिए किराए का कमरा देख लेना और वहाँ पर आराम से रहना। कनिका ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी अपने मम्मी पापा के घर, और आलोक भी मेरे साथ वहीं पर रहेगा। मेरे घर वालों को इससे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अरे बेटा, मैंने कब कहा कि तुम्हारे घर वालों को कोई ऐतराज़ होगा? तुम आराम से सब सामान पैक करो और अपने माँ बाप के घर आराम से रहो अपने पति के साथ। लेकिन आलोक बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मेहमान बनकर जाने में और हमेशा रहने के लिए जाने में बहुत फ़र्क होता है, और तुम्हें इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। कनिका मुंह बनाते हुए सामान पैक करने के लिए चली गई। तभी आलोक ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
ठीक है बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम अब अपनी चिंता करो कि कहाँ और कैसे रहना है। अरे माँ, मेरी ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ पर बहुत खुश रहूँगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। जब तू वहाँ पर रहेगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। 2 दिनों के बाद कनिका अपने आलोक के साथ अपने मायके चली गई। क्या अनामिका जी महाकुंभ में स्नान के लिए जा पाएंगी? और अगर जाएंगी तो वहाँ पर ऐसा क्या होगा जिससे कनिका के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।